मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। एचएसएससी का जो 30 और 31 दिसंबर को और आगामी मंथ जनवरी में जो ताबड़तोड़ एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं ये हम एनसीईआरटी से कवर करवा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी जैसे हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 9th और 10th का सिलेबस ही एचएसएससी कवर कर रहा है। ये मैंने बहुत अच्छे से देखा है और जितने भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जो टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूं उनसे हर बार एक दो क्वेश्चन हर बार पूछा गया है और रिपीट क्वेश्चन समटाइम तो क्या है कि आप देखेंगे बहुत बार ऐसा किया गया, रिपीट किया गया या उसी के इर्द गिर्द एरिया। अगर मान लीजिए एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरी बार उसको घुमा के वही से पूछ लिया, ठीक है। जैसे एफएसएल के एग्जाम में 2 शिफ्ट में एक ऐसा हुआ, सेम क्वेश्चन एक में थोड़ी छोटी स्टेटमेंट दे दी, एक में थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। जैसे इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन होता है, हम जब सेल ऑर्गेनेली पढ़ते हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली होती हैं, ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं सेल के अंदर, जैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये होती है। उसके बाद आपकी ऑक्सीजोम्स, ठीक है। उसके बाद आप देखें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एंड वैक्यूल्स, देखिए वैक्यूल्स जो हैं वो ह्यूमन सेल में नहीं होते, ये प्लांट सेल में होते हैं, प्लांट सेल में, ये याद रखना आप। दूसरी चीज, प्लांट जो सेल है, कोई भी प्लांट ले लीजिए आप, उसकी जो सेल है, कोशिका है, उसके अंदर क्या क्या होता है, प्लांट सेल के बारे में बता देता हूं। पहली तो बात, सेल वॉल होती है जो कि एनिमल में नहीं होती है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद डबल लेयर बायोमेम्ब्रेन होती है इसमें, ठीक है। ये तो ह्यूमन में भी होती है या एनिमल में भी होती है, तो डबल लेयर बायोमेम्ब्रेन तो दोनों में होती है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है। फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये सिर्फ प्लांट जो हैं, कुछ एल्गी हैं, वो करते हैं। अब मैं बात करूंगा, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होता है, ये याद रखना इस चीज को, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जो प्लांट है वो अपना भोजन जो है वो किस फॉर्म में बनाते हैं, स्टार्च फॉर्म में। क्या बनता है, स्टार्च। ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि जो प्लांट्स हैं अपना भोजन जो बनाते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, वो स्टार्च होता है, और वो स्टार्च डिपॉजिट होता है प्लांट्स में, लीफ में बोले आप या कंप्लीट प्लांट में। अब प्लांट में एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमारा ह्यूमन बीइंग की बात करें या एनिमल की बात करें, उनमें हमारा जो ब्लड है या वाटर है, हम क्या हैं, हम फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकते। ये प्लांट जो होते हैं, प्लांट जितने हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। ऑटोट्रोपिक अपने आप खुद से बनाते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार। लेकिन जो भी एनिमल है वो हीट्रोट्रोपिक होता है। क्या होता है वो, हीट्रोट्रोपिक। हम अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, हम बाहर से अपना खाना लेते हैं, चाहे हम प्लांट खाएं, चाहे हम एनिमल सोर्स, कोई भी मीट है या कुछ भी चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, हम सारी चीज़ें बाहर से लेते हैं। मतलब डेफिनेटली हमारे पास क्या नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल होता जिसमें फोटोसिंथेसिस हम नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, बात करेंगे सेल ऑर्गेनेली पे। माइटोकॉन्ड्रिया को सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्यों, क्योंकि एटीपी बनाती है।
एटीपी की फुल फॉर्म सुन लो तुम, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं इसमें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट 1, फॉस्फेट 2, फॉस्फेट 3। दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये करवाती माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करवाती माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये ध्यान रखना आप इसको। अब ये था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, खुद का डीएनए होता है। वो जो सेल का न्यूक्लियस है उस पर डिपेंड नहीं रहता माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं बात करूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो, उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, स्टड होते हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम स्टड होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस में हेल्प करते हैं ये राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये याद रख लेना बस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जब आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होगा, ठीक है, ये चीज है एक तो। उसके बाद आती है परऑक्सीसोम्स। परऑक्सीसोम्स जो है इनको माइक्रो एफएसएल के एग्जाम में पूछा गया था कि माइक्रोबॉडी वी ऑल्सो नोन एज, या हम उनको माइक्रोबॉडी के नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन सा ऑर्गेनली है, वो परऑक्सीसोम, माइक्रोबॉडी भी बोलते हैं, माइक्रोबॉडीज। ये क्या करता है, इसके परऑक्सीसोम्स जो है इसके पास एक स्पेशल एंजाइम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड्स। H2O2 जब सेल के अंदर ज़्यादा बनती है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करता है, समझ में आई। तो जब H2O2, क्यों, ये बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, बहुत खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करता है ये, सेल को बचाना इससे। तो यहाँ पे क्या होगा, परऑक्सीडेज एंजाइम होगा, पर ऑक्सीडेज एंजाइम होगा जो इसको ब्रेक डाउन कर देगा वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है, कंफर्म। इसको परऑक्सीसोम को क्या बोलते हैं, और माइक्रोबॉडी बोलते हैं, ठीक। क्लोरोप्लास्ट का मैंने अच्छे से बता ही दिया कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में एक आप देखें एक एंजाइम होता है रूबिस्को, ठीक है, राइबोलोज, रू से राइबुलोज, बिस कार्ब जो होता है ये हमारा क्या है, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम होता है। और ये पूरी अर्थ पे अगर मैं बात करूं, आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में, सबसे प्रचुर मात्रा में अर्थ पे मिलने वाले एंजाइम का नाम क्या है, वो ये है, क्योंकि हमारी अर्थ पे प्लांट ज़्यादा हैं, तो इन प्लांट में देखिए इस एंजाइम की मात्रा कितनी होगी, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है ना, कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है। अब देखें लाइसोसोम्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। लाइसोसोम्स भी क्या है, सेल के अंदर पाई गई एक ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली होती हैं, ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए है, ये डीएनए है, और इस न्यूक्लियोलस में क्या बनता है, इस न्यूक्लियोलस में बनता है आरएनए, प्रचुर मात्रा में यहां बनता आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं। यहां पे ये ऑर्गेनेलीज होती हैं, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी होती हैं, ये गोल्गी बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। आपकी माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये भी डबल लेयर मेम्ब्रेन की होती हैं, ठीक है ना, बायो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक।
जो राइबोसोम्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ पे उससे राइबोसोम अटैच्ड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। साथ में लाइसोसोम्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। अब लाइसोसोम्स जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जब भी सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो राइबोसोम्स क्या करता है, या सेल टीयर या वियर होती है तो लाइसोसोम्स सेल को खा लेता है। ठीक, तो क्यों खाता है वो सुने, इंपॉर्टेंट चीज क्या है। क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर जो लाइसोसोम्स हैं उसमें एंजाइम होते हैं, एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स सेल के किसी भी सिस्टम को ये खा सकता है। इसलिए लाइसोसोम्स ऐसा ऑर्गेनेली है जो इंट्रासेलुलर, इंट्रा होता है सेल के अंदर का डाइजेशन क्या करता है, ये डाइजेशन करता है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है ना, सेल के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो लाइसोसोम्स मेंटेन रखता है। समझ में आ गई? अब आती है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम क्या है? गोल्गी बॉडी क्या करती है, जो चीज यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, इस एरिया में बनेगी या इस एरिया में बनेगी, कहीं भी बनेगी, गोल्गी बॉडी क्या करती है, वो यहाँ से लेके उठा के चीज और सेल मेम्ब्रेन से तक पहुंचाती है। मतलब सेल जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है, पैकेज करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, अगर आपसे पूछे। और साथ में जो गोल्गी बॉडी होती है वो सेल वॉल का भी सिंथेसिस करती है, सेल वॉल का सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये भी पूछा गया था। ये थी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब स्ट्रिक्ट चीजें जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं एंजाइम्स की, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे हम डायरेक्ट बात करेंगे। देखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम एंजाइम्स कौन से? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। हम माउथ से ही खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं तो सलाइवा होता है हमारे माउथ में, तो उस माउथ में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज। ठीक है ना, तो ये एक पहला एंजाइम होता है जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स उनको ब्रेक डाउन करता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तो आपको पता है। ठीक है, स्टार्च हो गया, डाइसेक्राइड्स हो गए, मोनोसेक्राइड्स हो गए, पॉलीसेक्राइड्स हो गए, उनको ये क्या करेगा, सलाइवरी अमाइलेज उनको ब्रेक डाउन करे। ये माउथ में होता है। ठीक, उसके बाद आती है स्टमक, पेट, जिसको उदर बोलते हैं। स्टमक के अंदर दो सेल इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टमक में दो सेल इंपॉर्टेंट, चीफ सेल और पैराइटल सेल्स। अब देखो, दो सेल होती हैं स्टमक में इंपॉर्टेंट, चीफ सेल एंड पैराइटल सेल्स। ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी सेल क्या रिलीज करती है। जो चीफ सेल है वो एंजाइम रिलीज करती हैं, पेप्सिन, वो भी प्रोपेप्सिन की फॉर्म में। मतलब ये एक्टिव नहीं है, अभी ये एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव कौन करेगा? ये पैराइटल सेल रिलीज करती हैं HCl। क्या रिलीज करती है ये? HCl, एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं। ये HCl इस पे अटैक करता है, प्रोपेप्सिन पे। यहाँ पे ये अटैक मारेगा। ठीक है, और ये प्रोपेप्सिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पेप्सिन में, पेप्सिन एंजाइम। ये एंजाइम स्टमक में होता है, पेट में, उदर में होता है। ये एंजाइम ब्रेक डाउन किसको करेगा? प्रोटीन को। किसको ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन को। समझ में आया? ये था यहां तक, ये याद रखना है। स्टमक के अंदर दो सेल होती है, चीफ सेल रिलीज करती हैं प्रोपेप्सिन, पैराइटल सेल रिलीज करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक इन्वायरमेंट। मैंने कल की क्लास में बताया था, जो स्टमक है, स्टमक का पीएच जो है 1.5 to 2 होता है पीएच, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है स्टमक के अंदर। प्रोपेप्सिन कन्वर्ट किसकी हेल्प से पेप्सिन में कन्वर्ट होगा? ये एक्टिव एंजाइम है।
HCl की हेल्प से। और पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन को। मतलब माउथ में ब्रेक डाउन हुए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, समझ में आ गया। पेट में क्या ब्रेक डाउन हुए? प्रोटीन ब्रेक डाउन हुए। बच गई बहुत सारी चीजें, जैसे फैट, वसा, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे प्रोटीन्स और भी बच गए। अब ये नहीं है कि यही सारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, इतनी तगड़ी इसकी पावर नहीं है ये सारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। अब और भी चीजें आएंगी, वो ध्यान सुनो। स्टमक के बाद आता है, स्टमक पेट के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी जो आंत होती है, छोटी आंत, छोटी जो आंत होती है वो है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। वो कहां से आते हैं? वो आते हैं पैनक्रियाज से। और लीवर जो है वो देता है बाइल, बाइल एसिड या बाइल साल्ट, ठीक है ना, बाइल या बाइल साल्ट, ठीक है, ये बाइल एसिड भी बोल देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज के द्वारा बनाए गए जितने भी एंजाइम हैं और लीवर बाइल बनाता है, ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अपना जो जूस है, कौन सा? पैनक्रियाज छोड़ती है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, लीवर छोड़ता है बाइल, ठीक है। ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से सारा, पेट से सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जो पच गया है और जो ना भी पचा है। अब जो ना नहीं पचा है उसको कौन ब्रेक डाउन करेगा? ये पैनक्रियाज के एंजाइम। अब पैनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो सुने। लीवर, एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम में पूछा गया था, वो सुने। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है ना, एक ये पूछा गया था। लार्जेस्ट आपकी ग्लैंड, ये पूछा गया था, ठीक है। एक ऐसा ऑर्गन जो अगर वो वियर एंड टीयर हो गया वो रीजनरेट कर लेता है, रीजनरेशन पावर जिसकी है, रीजनरेशन, दोबारा से अपने आप को वैसा का वैसा मेंटेन कर लेता है। वो कौन है? आपका लीवर। लीवर बच्चे ये एग्जाम में आया था, लीवर, समझ में आई चीज। और लीवर हमारे अगर बॉडी में खराब हो गया तो हमें बहुत सारी बीमारियां अटैक करती हैं। जैसे हेपेटाइटिस वायरस है ना, वो डायरेक्टली लीवर पे अटैक करता है, समझ में आई चीजें। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज अपने सारे एंजाइम छोड़ती है। पैनक्रियाज को अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय। पैनक्रियाज के एंजाइम कौन कौन से होंगे? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, बहुत सारे पेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, ठीक है, आपके लाइपेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्टाइडेज, पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन के लिए, क्योंकि प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। मैंने क्लास में बताया था, एक क्लास में बताया था, जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है उसमें अमाइनो एसिड होते हैं अटैच। ये अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए? हमें पेप्टाइडेज चाहिए। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए पेप्टाइडेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन किस किस का रिलीज करेगी? ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, लाइपेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन ये भी रिलीज करेगी। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप सभी को पता है पैनक्रियाज जो है उसमें दो टाइप की सेल और होती हैं पैनक्रियाज में, एक अल्फा सेल, एक आपकी बीटा सेल्स। बीटा सेल रिलीज करती हैं इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन रिलीज करती हैं, ये तो एंजाइम हो गए, हार्मोन भी रिलीज करती है पैनक्रिया। अल्फा सेल एक हार्मोन रिलीज करती है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। दोनों का फंक्शन अपोजिट है। इंसुलिन क्या करता है? जैसे ही हमने खाना खाया, खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया,
और वो जो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुए प्रोडक्ट खाने के वो हमारे ब्लड में चले गए, ब्लड में जाके वो लीवर में इंसुलिन उनको क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन हमें पता है हमारे जो लीवर है वो जो फूड हम ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज बनता है फूड से वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन क्या है, होमोपोलीसेक्राइड है। क्या है, होमो, सेम टाइप की यूनिट से बना है, किससे, ग्लूकोज से। ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है। फास्टिंग के दौरान ग्लाइकोजन जो स्टोर है लीवर में हमारी हेल्प करता है अगर हमने खाना नहीं खाया है। ठीक है। ग्लूकागोन क्या करता है, जो हार्मोन पैनक्रियाज से दो हार्मोन रिलीज करता है, बीटा सेल इंसुलिन, अल्फा सेल ग्लूकागोन। अगर बीटा सेल डैमेज हो गई, ठीक है, उस पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, फैट डिपॉजिट हो गया, तो बीटा सेल डिग्रेड हो जाएंगी जिससे इंसुलिन नहीं रिलीज होगा। इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो मुझे बताइए क्या ग्लाइकोजन बनेगा, नहीं बनेगा। तो सारे ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होंगे, जितने भी ग्लूकोज जो बने हैं हमारे डाइजेशन खाने से वो सारे ब्लड में रहेंगे और यूरिन से बाहर निकलते रहेंगे। इसको बोलते हैं डायबिटीज। शुगर की जो बीमारी है इसको बोलते हैं डायबिटीज। यहाँ पे होगी जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो वो डायबिटीज हो जाएगी, शुगर, जिसको हम मधुमेह बोलते हैं। मधुमेह, ये मधुमेह की बीमारी हो जाती है जब इंसुलिन ठीक से नहीं बनता है। अब ग्लूकागोन का फंक्शन सुन लो, वो क्या है। वो ग्लूकागोन क्या करता है, जब इंसुलिन ठीक से बन रहा है बीटा सेल में वो ग्लाइकोजन बनाता है, ठीक है, लेकिन ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन। बस ये याद रख लेना, जब फास्टिंग कंडीशन होती है, फास्टिंग जब हम फास्ट करते हैं तब ग्लूकागोन एक्टिव हो जाता है और ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर है उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता रहता है, समझ में, और हमें एनर्जी प्रोवाइड होती रहती है फास्टिंग के दौरान। ये दो चीजें थी। अब सुने क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले कौन कौन से, वो सुन लो। पेप्टाइड भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, कीमोट्रिप्सिन भी। तो मतलब 4 ऐसे एंजाइम है पैनक्रियाज में जो किसको, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कीमोट्रिप्सिन। लाइपेज, लाइपेज जो ये लाइपेज है ये किसको ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज ये ब्रेक डाउन करेगा फैट को, वसा को, ठीक है, ये ब्रेक डाउन करेगा फैट को, वसा को। लाइपेज क्यों, क्योंकि लिपिड, लिपिड इसको हम फैट भी बोलते हैं, लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं हम लाइपेज। समझ में आया, ये चीजें हैं। अब उसके बाद सभी चीजें यहीं पे ब्रेक डाउन होंगी, चाहिए आपका और कौन कौन से एंजाइम होते हैं पैनक्रियाज में। ये तो थे प्रोटीन को और लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को भी तो ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि अमाइलेज माउथ में ही तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ, स्टमक में तो ब्रेक डाउन नहीं हुआ ना। बच्चे गलती मत करना, माउथ में ही ब्रेक डाउन होता, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन नहीं होता। अब पैनक्रियाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट ब्रेक डाउन करना है जो हमने खाना खाया है, उसके लिए बहुत सारे एंजाइम पैनक्रियाज में होते हैं। कौन कौन से, जैसे माल्टेज, दूसरा सुक्रेज, ठीक है ना, तीसरा इस तरीके के लैक्टेज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या, माल्टेज किसको ब्रेक डाउन करता है, माल्टोज को। सुक्रोज किसको ब्रेक डाउन करता है, सुक्रोज को। लैक्टेज किसको ब्रेक डाउन करता है, जो मिल्क होता है, लैक्टोज किस में होता है, मिल्क में होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो सारी चीजें क्या करेंगी, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन पैनक्रियाज कर देगी, पैनक्रियाज के एंजाइम है वो कर देंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड जो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में। छोटी आंत से, ये छोटी आंत है, इससे बढ़ा जाएगा बड़ी आंत में, बड़ी में, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, बस ये याद रख लेना, कोई भी एंजाइम नहीं होता।
लेकिन एक गलती मत करने के एग्जाम में पूछा गया था, भाई छोटी आंत है एक बड़ी आंत है, तो साइज किसका बड़ा है? भाई जो छोटी आंत है ना उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, बिगर इन साइज। वैसे नाम छोटी आंत है, वैसे नाम छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इन कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। गलती मत करने ना, लार्ज सुन के उस पर टिक मत करना। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है मीटर में होता है, बहुत लंबी होती है, इसलिए सारा खाना हमारा धीरे धीरे पचता रहता है और लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है जहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होते। तो ये था एंजाइम के ऊपर आज। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लोर डायग्राम था, कुछ प्लांट किंगडम थे, और जो भी हमारा ये नीचे बचता था वैक्यूल्स है, ये हम अब बहुत जल्दी से कवर करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना ही। डाइजेस्टिव सिस्टम में इससे बाहर मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा जाएगा, और आप भी इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि लीवर के बारे में मैंने बता दिया, मैंने स्टमक के बारे में बता दिया। स्टमक में 2 सेल होती हैं, उदर में, पेट में। फिर पेनक्रियाज में 2 सेल होते हैं, अल्फा और बीटा, हार्मोन भी रिलीज करती है पेनक्रियाज, एंजाइम भी रिलीज करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो, उन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम पेनक्रियाज रिलीज करती है। लीवर सिर्फ बाइल लीवर जो होता है, लीवर, ठीक है ना, ये सिर्फ बाइल एसिड को ही रिलीज करता है, बाइल एसिड को रिलीज करता है, जो कि किस में हेल्प करता है? फैट जो है उसके चारों तरफ ये इसको इमल्सीफाई कर देता है, इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई करने के बाद लाइपेज इसको इजी से तोड़ सकता है, बस। इमल्सिफिकेशन करता है बाइल एसिड, किसका? फैट का। कहाँ से रिलीज होता है? लीवर से। इमल्सीफाई होने के बाद ये इजी से लाइपेज इसको क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। ये था लीवर का फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी टर्म्स जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं वो मैं डेफिनेट कवर करने की कोशिश करूंगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक जो नीडी स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाने का काम करें। मेरी आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू ऑल।